नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम न्यूज ने अपने 6 साल बेमिसाल पूरे किए हैं और लगातार आप सभी दर्शकों ने प्राइम न्यूज को सराहा, प्राइम न्यूज परिवार पर भरोसा किया, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो आज चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और 2022 की दिलचस्प होती लड़ाई में विपक्षी पार्टियां अपने अपने वोट बैंक तलाशने में जुटी हुई हैं। 2007 के फॉर्मूले पर चल रही मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को एक साथ आड़े हाथों लेकर बीजेपी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है, इसका दावा किया। साथ ही यह दावा करती हुई नजर आई कि आने वाले वक्त में बीजेपी की हालत भी कांग्रेस की तरह होने वाली है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का घेराव करने की तैयारी में आ चुके हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि बीजेपी किसानों को बदनाम कर रही है, इसका असर 2022 में पड़ने वाला है। इधर दलित वोटों के बीच सेंध लगाने की तैयारी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर यूपी में सियासी रण में अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए। ऐसे में बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं और 2022 की जंग में विपक्षी समीकरण कितना असर डाल पाएंगे, इस सब की समीक्षा अगले 1 घंटे की चर्चा में आज हम करने वाले हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विपक्ष की घेराबंदी में कौन कामयाब होने वाला है। जिस तरह से विपक्ष कितना तैयार है, एक बार आपको बता देते हैं। 2022 के चुनाव में बीएसपी अकेले लड़ने की तैयारी में है, ये बिल्कुल साफ कर दिया है मायावती ने कहा कि बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के कयासों को अफवाह करार दिया है मायावती ने। लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन अब एआईएमआईएम ओपी राजभर की पार्टी के साथ यहां पर चुनाव लड़ने वाली है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ यहां पर यानी सुभाषपा के साथ गठबंधन एआईएमआईएम कर सकती है और उसके साथ ही विधानसभा की जंग में रण में कूदने वाली है। तो अब ओवैसी को कितना राजभर साथ दे पाएंगे, कितना आपस में ये एक दूसरे को समर्थन दे पाएंगे, कितने सीटें ला पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे बीच में कांग्रेस ने भी 2022 के चुनाव में अपना दम भरने की तैयारी कर ली है। प्रियंका गांधी अब लखनऊ में कैंप करने की तैयारी में है। उनका ये मानना है कि अगर राजधानी को साध लिया तो निश्चित रूप से तमाम प्रदेश को भी साधा जा सकेगा। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 2022 का चुनाव बीजेपी लड़ने वाली है, तो बीजेपी की क्या तैयारी है, इस पर भी आज हम मंथन करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 में बीजेपी 5 साल में किए गए कामों पर वोट मांगने की तैयारी में है या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर लगाता आया है, क्या उसकी भी काट कहीं पर बीजेपी ने ढूंढ ली है या यह मानकर बीजेपी चल रही कि विपक्ष के इन आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह एक अहम सवाल आज होने वाला है। तो बीजेपी को भी समझना होगा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जाने वाले तो क्या कामों की फेहरिस्त लंबी है या आरोपों से एक दूसरे को बचाने की कोशिश में ही यह पूरा 8 महीने गुजर जाएगा। तो तमाम तैयारियां यहां पर बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी यहां पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रही है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही 2022 के चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। बीजेपी की जो सबसे बड़ी रणनीति है वो यही होने वाली है कि अगर विधायकों के काम के नाम पर वोट मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है, इसकी पहचान पूरे संगठन को है और शायद इसीलिए फिर से दांव खेलने की तैयारी है। जो अंदर खाने में आपसी मतभेद की बातें आ रही थी, मनभेद की बातें आ रही थी, उसको भी सुलझा लिया गया है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य के घर सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं, उसके बाद से भटकलें लगाई गई कि संगठन के अंदर जो गतिरोध बना हुआ था, जो हर्डल्स थे, उनको दूर कर लिया गया है। एके शर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि उनका जो प्रशासनिक अनुभव है, एक आईएएस के तौर पर जो उनका अनुभव रहा, उसका भी लाभ लिया जा सके। उनको मऊ से एमएलसी बना दिया गया और उसका भी लाभ यह होगा कि अब अगर वो उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं तो लगातार स्वतंत्र देव सिंह के साथ मंथन करके पार्टी को मजबूत करेंगे। यह बड़ा फायदा यहां पर मिलने वाला है कि राजनेताओं के अनुभव के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी का अनुभव मिलेगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होगा। विपक्ष कितना तैयार है? ओपी राजभर की सुभाषपा के साथ एआईएमआईएम गठबंधन करने वाली है, लेकिन इससे बीजेपी का यह कहना है कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, सपा के खेमे में, कांग्रेस के खेमे में और बीएसपी के खेमे में बेचैनी जरूर है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर कहीं पर वोट बैंक खिसकेगा तो इन पार्टियों का वोट बैंक खिसक सकता है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे। विजय खेड़ा मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस होंगे, संजीव कौशिक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ होंगे, साथ ही विनय कुमार सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ होंगे। तो इनसे हम समझने की आज हम यही कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी पार्टियों की तैयारी क्या है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जब बीजेपी मैदान में उतरेगी उसका रोड मैप तैयार कर लिया विपक्ष ने? विपक्ष के पास समस्याओं के साथ साथ समाधान है क्या? अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो वो किस तरह से यहां पर समाधान करने वाले हैं? ये तमाम सवाल होंगे जिनको हम विपक्ष से भी पूछेंगे और पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष से ये गलतियां हुई हैं, ये चूकें हुई हैं,
तो उनके लिए कितनी तैयारी की गई है, ये समझने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी। और यहां पर ये जरूर हमको समझना है कि बीजेपी 2022 में 5 साल में किए गए कामों पर वोट मांगने जा रही है, इसका कितना लाभ होने वाला है। तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे। विजय खेड़ा मेरे साथ थोड़ी देर में होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। साथ ही हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही विनय कुमार सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपके पास आते हैं एक बार और समझने की हम कोशिश करते हैं संजीव जी कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्या उन समीकरणों के हिसाब से बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है, या जिस तरह से समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारी तैयारी पूरी है और विपक्ष में रहते हुए हमने काम किया है, जबकि जो पक्ष में है, जो सत्ता पक्ष में है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस बात में कितना दम है, इससे कितना फायदा विपक्ष को होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो लोगों के सामने एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन के आई थी और लोगों के सामने उन्होंने एक सपने भी दिखाए थे और राम राज्य की एक परिकल्पना भी दिखाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पिछले 4.5 सालों में वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये बात समझने में कामयाब है या समझाने में ये कामयाब हो पा रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? जहां तक प्रशासनिक क्षेत्र की करने की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किन जिन मुद्दों पर उन्होंने लोगों से अपने वादे किए थे वो पूरे हुए क्या? जाहिर सी बात है कि कई ऐसे उन्होंने इस बीच में मील के पत्थर रखे हैं, लेकिन कई ऐसी गलतियां भी उनसे हुई है। बहुत सारी इस तरह की लूप होल्स हैं जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां इनको परेशान करेंगी और आने वाले दिनों में इनके लिए ये सिरदर्दी भी पैदा होने जा रही है। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो निश्चित तौर पे वो 2 नंबर पे है और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। कांग्रेस की भी रणनीति क्या है उसके बारे में चंद्रमोहन शर्मा जी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पिछले इलेक्शन से इस बार कुछ अलग तल्ख और तीखे तेवर में आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 4.5 सालों में भले मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी कोई और रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज कराई है और लोगों के साथ एक हमदर्द की जैसे खा रहा है। उन्होंने एक विपक्ष की सशक्त भूमिका भी उन्होंने निभाई है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या ये विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के उन कमियों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के अपने विश्वास को या भरोसे को और बढ़ा पाएंगे, जिससे इनके तरफ वो झुकेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर चंद्रमोहन जी भी। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी अब बोल रही हैं कि हम राजधानी लखनऊ में अब कैंपिंग स्टार्ट करेंगे, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अब धीरे धीरे गति पकड़ रही है? और बीजेपी के बारे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा है, आपका चेहरा कौन हो सकता है, या आपके पास कोई ऐसा चेहरा है, भले ही आप अभी प्राइम न्यूज के जरिए उसका खुलासा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक व्यक्तिगत मसला है पार्टी का, लेकिन क्या ऐसा कोई दमदार चेहरा आपके पास है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने टिक पाए? आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक चेहरा है जिस चेहरे ने हर बेसिक जरूरतों और मुद्दों को उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया है। वो सब मुद्दे जो ये था कि गड्ढे मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन गड्ढे थे, सड़कें नहीं थी। एक सुशासन, जिस सुशासन के अंदर गुंडागर्दी होगी, महिला सुरक्षा होगी, लेकिन महिला असुरक्षित थी, गुंडा राज था, तंत्र नहीं था। एक वो माहौल जो भाजपा ने कहने को कहा था कि किसान होगा, किसान की उपज होगी, उसको उसकी मंडी में पैसा मिलेगा, लेकिन मंडी है ना, उपज के अंदर किसान है ना उसको पैसा है। उसी तरह से उन्होंने कहा था बेरोजगार नहीं होगा, उसको रोजगार मिलेगा। आज बेरोजगार है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। ऐसे जो बेसिक मुद्दे हैं उन सबको हमारे कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, प्रियंका गांधी ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर उठाया। और आज उसी मुखरता के साथ, उसी मुखर मुद्दों को जब यूपी की जनता ने समझा, उसी की बखलाहट यूपी के अंदर साफ दिख रही है कि यूपी के दिग्गज नेता आज अपने मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह करके उनको अंदर एक ऐसा माहौल केंद्रित हो गया जिसको यूपी की जनता ने बड़े प्रभावित तरीके से इसको देखा और समझा है। तो आलोक जी, अभी जो इलेक्शन है ये बड़ा डिफरेंट इलेक्शन होगा। तो देखिए, जब अपने मुद्दों से घबराएंगे तो बहुत सारी चीजें सामने भी आएंगी, बहुत सारी पार्टियां सामने आएंगी, कुछ पार्टियों से कुछ लोग चलेंगे, कुछ तीर ऐसे भी चलेंगे। जैसे जब महाभारत हुआ तो महाभारत के होते समय कुछ लोग जिनके थे वो टूट के किसी और तरफ चले गए थे, जिनके थे उनके किसी और तरफ आ गए थे। तो अभी तो दौर शुरू हुआ है, अभी तो मुद्दे गर्म होंगे, उस मुद्दे गर्मों के अंदर सिस्टम आएगा, फिर चेहरा भी आएगा। अभी तो हमारी कांग्रेस पार्टी की एक दृष्टा, एक निष्ठा सिर्फ जनता की आवाज है। जिस पिछले वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर जनता तरस रही है, उन बेसिक मुद्दों को हमें आवाज उठा के जनमानस की आवाज बनकर सरकार को सोइयों को जगाया और जगाते रहेंगे, ताकि इलेक्शन के समय देश, उत्तर प्रदेश की जनता को ये महसूस हो
कि कांग्रेस ने मुखर होकर इस मुद्दों को उठाया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के तंत्र ने निरंतर कांग्रेस के हर नेताओं को, उन सबको प्रताड़ित किया, कई केस लगाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के ऊपर कई केस लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये नेतृत्व क्षमता आज आने वाले इलेक्शन के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से यूपी की जनता सामने रखेंगी। तो मतलब आपने एक तरह से संकेत कहीं ना कहीं दिया यहां पर कि प्रियंका गांधी जी चेहरा हो सकती है मुख्यमंत्री का। अब आप भले ही अब आप इसको खुलकर ना बोलें, क्योंकि सबसे पहले नाम उन्हीं का आया आपकी जुबान पर। और देखिए, लल्लू जी ने जरूर पूरे प्रदेश की जनता की आवाज उठाई, उन्होंने तमाम मुद्दों पर लगातार समर्थन किया है, जहां जहां पर समस्याएं हुई वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले नाम प्रियंका गांधी के लिया, तो क्या वो चेहरा हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल कुछ भी चीज होगा वो इतिहास के अंदर छुपा हुआ कुछ भी हो सकता है। और जो उत्तर प्रदेश की जनता जिसको सबसे ज्यादा चाहेगी, वो चेहरा जरूर होगा। और ये उत्तर प्रदेश की जनता मुखर होकर उसका आवाज बनकर पहचान रही है और उस आवाज को बुला भी रही है, और उसी आवाज को वही चेहरा एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो तालमेल उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने उस आने वाले नेतृत्व के साथ बना लिया है। तो यही बौखलाहट, मैं फिर दोबारा से बोलता हूँ, यही बौखलाहट शासन में बैठी हुई पार्टी को है और यही और अन्य पार्टियों को है। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए। विनय जी, जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव के दौरान में आपने लगातार एक बात उठाई कि आपके तमाम प्रत्याशी मैदान में पहुंच नहीं पाते, उनका नामांकन नहीं हो पाया, तो एक तो आपने बीजेपी को यहां पर घेरने की कोशिश की कि बीजेपी लगातार तानाशाही रवैया अपना रही है, प्लस इसके पहले कोरोना महामारी के दौर में भी आपने तमाम मुद्दों को उठाया। क्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही मुद्दे हैं जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरा जा सके, सरकार को घेरा जा सके, या आपके रोड मैप पे तमाम ऐसे समाधान भी होंगे घोषणा पत्र में जिससे कि जनता ये सोचे कि नहीं, अगर हम समाजवादी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर चुनते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश का भला होगा? तो अब 2022 का जो चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, वो बड़ा ऐतिहासिक होगा। एक जन क्रांति समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जो इससे पहले की जो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, किस तरीके से लोग परेशान रहे कोरोना काल में, किस तरह से परेशान रहे, रोजगार के विषय पे किस तरह से परेशान रहे, दलित किस तरीके से परेशान रहे। आपने देखा किस तरीके से हाथरस हुए एक दलित महिला के साथ कितना विभत्स अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में शासन में किया गया। इस तरह के बहुत से ऐसे जिन्होंने कार्य इस उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं जिससे जनता के अंदर एकदम त्राही है। आज लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, चारों तरफ उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। तो जब भी आपने इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब इस तरह की त्राही होती है तो एक क्रांति, एक आंदोलन होता है। वह क्रांति और वह आंदोलन अब इस चुनाव 2022 के चुनाव में होने वाला है, क्योंकि लोगों ने देखा है, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों को लोगों ने देखा है, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया था। कोरोना काल में आप ले लीजिए कि जो मजदूर पैदल चले आ रहे थे, चलते हुए जिनका जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए की फौरी जो है सहायता उनको जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया था। जो भी भरसक हो सका, जितनी भी मदद हो सकी हमने कोरोना काल में किया। और मीडिया से लेकर के जनता ने भी कहा कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से कोरोना काल में फेल हो चुकी थी। और बताइए अब इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि मुख्यमंत्री आइसोलेशन में आते हैं, जहाँ पे त्राहिमाम बचा हुआ है, लोग जो है कोई अपने बाप के जीवन की भीख मांग रहा, कोई अपने माँ के जीवन की भीख मांग रहा, कोई घुटनों के बल डॉक्टर के सामने जो है निवेदन कर रहा। उस स्थिति में मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि तो मौसम सुहाना है, ऑक्सीजन बेड भी है, सब कुछ ठीक है, यहाँ किसी की मौतें नहीं, तो ये मजाक तो है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये घिनौना मजाक तो है। क्या ये जनता नहीं जानती है? और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में काम किया था, उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि आज उन कार्यों को याद करके उत्तर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं माननीय अखिलेश यादव जी को बुला रही है कि 2000 गिनती गिन रही है जनता कि 2022 कब आएगा, चुनाव कब होगा, 1-2 करके गिन रही है, क्योंकि जल्द से जल्द
इस चेहरे को, इस सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस गद्दी से उठा करके फेंकना चाहती। और रही बात झगड़े की, जो भारतीय जनता पार्टी में, देखिए इनका अपना अंदरूनी मामला है, इनके अपने झगड़े हैं और ये झगड़ा हमने आपने नहीं बताया, ये इन्होंने खुद बताया। केशव मौर्य जी ने बताया कि वो चेहरा नहीं होंगे, वो आला कमान तय करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा वो आला कमान, ये अभी कंफर्म नहीं कर पाए, ये भी कंफर्म नहीं है बीजेपी में कि योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा होंगे। अभी देखने दीजिए, समय तो आने दीजिए जब जनता का दबाव जब इनके ऊपर शुरू होगा, क्योंकि इन्हें मालूम है कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं, इसलिए चेहरे ढूंढने का प्रयास करें। और योगी आदित्यनाथ जी उतरने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं हम ही रहेंगे। अब इनमें आपसी खींचतान है और हमें इनके खींचतान से मतलब नहीं है। इन्होंने जो 5 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह का, एक भी बता दीजिए मेडिकल कॉलेज इन्होंने खोला हो, आप बता दीजिए एक भी स्वास्थ्य संबंधित इतने महामारी फैली, एक भी हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने किया हो, एक भी हाईवे कहते हैं पूर्वांचल हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो भी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा प्रस्तावित करता, एक भी इनका अपना कार्य नहीं। हमने कार्य किया, गिना सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल कह लीजिए, इकोना स्टेडियम कह लीजिए, मथुरा का सौंदर्यीकरण कह लीजिए, आगरा में सौंदर्यीकरण कह लीजिए, आप चाहे रिवर फ्रंट कह लीजिए, लोहिया हॉस्पिटल, हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया, गोरखपुर से लेकर के पश्चिम तक हर जगह कहीं ऐसा नहीं रहा है जो माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। आज वही देन है, चाहे किसान, आपने किसान की बात की, किसानों के साथ किस तरीके का क्रूर घृणित कार्य यह आज सरकार कर रही है, ये हमारे अन्नदाता हैं। आप इनके साथ जब इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो आप सोचिए कि जनता के साथ इनका कैसा क्रूर मजाक उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और यह अन्नदाता आज बैठा हुआ है, उसके साथ केवल एमएसपी ही परेशानी नहीं है, यह काला कानूनी सिर्फ नहीं परेशान कर रहा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के तार जो घूम रहे हैं, आप पूर्वांचल में चले जाइए, लोग जो है अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर खेती करें तो रात भर खेत में जाकर के बैठ के खेत को रखा है। आज किसान भी इनका 2022 का इंतजार कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से परास्त हो रही है। यह 50 भी पार करने वाली नहीं है। विनय जी, मेरे सवाल के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में मैंने आपसे पूछा कि जो सरकार की शिकायतें हैं, जो सरकार की कमियां हैं, जो आप मानते हैं कि सरकार फेल हो गई, एक हिस्सा तो ये रहा आपकी रणनीति का कि आप जनता के बीच में पहुंचाएंगे, लेकिन एक हिस्सा तो ये भी है ना कि आपके पास फिर समाधान क्या होंगे इन सब चीजों के? जी जी, क्या कहा आपने? जिस तरह से समस्याएं आपने गिनाई, कुछ समाधान भी अगर आप जनता को बता पाएंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो इन समस्याओं को आप कैसे ठीक कर पाएंगे, ये चीजें घोषणा पत्र में आपके होने वाली हैं कि नहीं होने वाली? बिल्कुल, ये बताइए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कार्य करके वो पहले ही बताया, हम कोरा कागज एग्जाम में लेकर के नहीं जा रहे हैं नंबर लेने के लिए। हमारी पूरी कॉपी पूरी तरह से भरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की काफी पूरी तरह से खाली हुई है। जो जनता की अदालत में हम जा रहे हैं अपनी परीक्षा को लेकर के, तो हम उसको भर करके जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने काम किया, हमारे काम करने के स्टाइल को जानती है जनता, क्योंकि जो माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे, जितने काम उन्होंने कहा था, चाहे लैपटॉप से लेकर के जितने भी काम उन्होंने गिनाए थे, सारे काम किए। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेकर के नीचे तक का नेतृत्व झूठ बोलता है और लगातार चाहे देश से हो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है और हमने करके दिखाया और जनता जानती है। ठीक है, विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजय खेरा जी, आज आपसे मैंने प्रश्न सबसे अंत में इसलिए लिया ताकि आप इन सभी का पक्ष आप समझ पाएं, क्योंकि आज हमारा मुद्दा ये है कि विपक्ष लगातार जिस तरह से घेराबंदी बीजेपी कर रहा है, तो आखिर कितने कामयाब हैं? आरोप आपने सुन लिए और इनकी बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि प्रदेश में पिछले 4 साढ़े 4 सालों में राज्य सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। अगर कुछ विकास कार्य हुए हैं तो वो अपने मन से हो गए हैं, कोरोना जो बढ़ा जो घट गया वो भी अपनी मर्जी से हो गया, इसमें सरकार का कुछ योगदान नहीं रहा है। आप इन सब आरोपों के बारे में तैयारी आप कैसे करके जाएंगे जनता के बीच में, क्योंकि ये खुले आरोप हैं जो कि चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अखबारों के माध्यम से हो, चाहे पर्चों के माध्यम से आप पर लगाए जा रहे हैं, इसकी क्या तैयारी है आपकी? उत्तर प्रदेश में 4 साल के अंदर जो विकास हो रहा है, कितने सारे अभियान चले, चाहे किसान की भलाई के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे नकल बंद करने के लिए हो, शिक्षा में स्कूलों और कॉलेज में नकल बंद होने के लिए हो,
या के लिए ऋण देने के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे शौचालय चले, चाहे मकान बनाए, अमेंडमेंट मतलब क्योंकि इन्होंने तो आंखें बंद कर रखी है, लड़की भाषा लेकर हो जाना है, तो वो तो छोड़ दीजिए, मतलब की बात हम करते हैं क्योंकि वो तो हमारे लिए काफी है, वो विकास हमारे लिए चुनाव जिताने के लिए बहुत काफी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, इन्होंने जो बोला है वो मैं उस तरह के नजर डाली। अभी समाजवादी पार्टी कह रही हमारी प्रकाश सीटें आएंगी, यानी कुछ भी बोलो आप बोलने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। अब सवाल ये है, जब कोरोना फैल रहा था तब आप कहीं मदद के लिए कहीं कोई दिखाई नहीं दिया समाजवादी कार्यकर्ता, क्या ये लोग नहीं समझते? अब अखिलेश जी हाँ उम्मीद आ लेना, हमें पता किसी जगह गए, पूरी जनता जानती है, बता देना अखिलेश जी कहाँ दिखाई दिए, हम कभी उम्मीद आ रहे हैं, इससे पूछ लेना। अगर ये मुझे 10 जिले बता दें अखिलेश जी यहाँ गए थे बस कोरोना फेज में, तब मैं अभी बात मान जाऊंगा, एक जगह नहीं दिखा पाएंगे। और ऊपर से जब वैक्सीन आई तो 2 बातें और उन्होंने कर दी, वैक्सीन को क्रिटिसाइज कर दिया, वैक्सीन को घटिया बता दिया, और ऊपर से ये बता दिया कि इससे लोग नफरत करेंगे। ये हाल इनका कोरोना जैसी महामारी में इनके नेताओं की ये दशा थी। एक बात, अपराध तंत्र इनका तब भी था अब भी था। योगी जी जितना अपराध तंत्र के लोगों को खत्म कर रहे हैं उतनी जनता खुश हो रही है, ताली बजा रही है कि आज हम बच गए, इन्होंने जो लूट खसोट मचा रखी थी वो बंद हो गई है। अब ये किसान की बात करने लग गए थे, किसान की बात सुन लीजिए। तो जिस तरह से विजय जी आप समझा रहे थे कि आपकी तैयारी क्या होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, विपक्ष यही साबित करना चाहता है और यही विपक्ष का दावा है कि आपने कोई कार्य नहीं किए हैं, आपसे लगातार गलतियां हुई हैं और जिस तरह का शासनकाल उन्होंने दिया, उनके कार्यकाल में रहा, वैसा कुछ भी बीजेपी की सरकार नहीं दे पाई है। हम आपको खाली इतना बताना चाहते हैं, प्रमाणित करके अखिलेश यादव एक महाफ्लॉप चेहरा है आज की तारीख में। ये जवाब देंगे, आपके पास सुनेंगे, हम जवाब इनका शांति से सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको बताएं, पहले चुनाव हारे जहां पर इनको 29% वोट 2012 में जीते थे, उसके बाद 2017 में कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ा, 21% वोट से आ गए, फ्लॉप हो गए, कांग्रेस के साथ मिलकर फ्लॉप हुए। अब वो मुस्लिम वोट कहाँ चला गया 2017 में, कोई बताएगा हमें? कांग्रेस जो मिलके हैं सत्यानाश करके आ गए, पूरा अपना फ्लॉप हो गए। उसके बाद बीएसपी से लोकसभा मिलकर लड़ा, 18% वोट से आ गए, 18 दोनों मिलके, कहाँ गए मुस्लिम वोट इनके? यानी फ्लॉप की एक सीमा है, 3 बार लगातार महाफ्लॉप, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, वो भी कांग्रेस से मिलके कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, इनने इनको कर दिया, मुझे नहीं पता, या बीएसपी ने, आपके सामने है ना, हम तो आपको बता रहे हैं ना, ये 5 सीटें लोकसभा की जीत रहे, बीएसपी 10 जीत रही, कौन फ्लॉप हो रहा है? एक क्लियर कट है। अच्छा, ये तो हो गई इनकी, मैं बता रहा हूँ गणित पूरा फ्लॉप होने की स्थिति। ऊपर से इनकी स्थिति ये हो गई, जनता क्यों पसंद नहीं करती है, पिताजी को लत्या दिया, चाचा को धक्का मार दिया मंच से, इस तरह की हरकतें राजनीति में करना। पिताजी जब इनको समझा रहे थे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक में कहा था श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जब इतनी तरह से भ्रष्ट है तो तुम कैसे लड़ोगे, इन ब्यूरोक्रेसी को काबू करो। तो उस भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी को तुमने और चिपका लिया जो इनके ब्यूरोक्रेट थे खास खास, और इनको अलग कर दिया। तो वो भी जनता ने देख लिया कि एक परिवार के साथ कितने संवेदनशील है ये, वो भी इन्होंने धक्का नहीं दिया, साइकिल को पटक के, तीसरी बार ये हो गया। अब दूसरा बात आती है दूसरे फ्लॉप चेहरे की, वो भी बता देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा भारी चेहरा प्रियंका जी आई थी, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, तो ऐसे परिवार से है, लेकिन आई वो चुनाव में बड़े, उसके साथ उनके साथ सिंधिया जी भी आए, दोनों मिलके, क्या हुआ था? फ्लॉप हो गया। चुनाव के चुनाव हारे तो हारे, अपने भाई की भी मस्ती करे आए, अमेठी में हार के चल। और ये अभी कह रहे थे वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती है, अभी जिला परिषद का चेहरा नहीं हो सकती, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, कहाँ से जीतेंगे वो? जी, सवाल है, नेता से अकेली बात थोड़ी होती है, नेता भी हो, उनके पास टीम भी हो, उनके पास संगठन भी हो, उनके पास बोर्ड भी हो, कहीं से कुछ तो नहीं है कांग्रेस के पास, फिर भी ये बीच में आएंगे जरूर, ठीक है, बड़ी पार्टी थी, संस्कृति जमाने में आए और लड़े। प्रियंका जी तो अपने आप में फ्लॉप हो चुकी हैं और अखिलेश यादव जी फ्लॉप हो चुके हैं। अब 40 से 23 का नंबर है इनका। हाँ। अगर बढ़ेंगी थोड़ी बहुत सीटें तो शायद मायावती जी की बढ़े, जो हमें दिखाई दे रहा जैसे लोकसभा में एकदम से 10 सीटें मारी पलट के उन्होंने। इसी तरह जब उन्होंने 99 सरकार बनाई थी तो एकदम सीटें क्रॉस कर 133
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ खाली कि मायावती थोड़ी बहुत रिस्पॉन्स बैक करेंगी और सपा को झटका लगेगा, इसका बहुत बुरा करंट लगेगा। लेकिन जहाँ तक काम का सवाल है, अब योगी जी का कहीं पासिंग भी तो हो ना, तो बराबर कहीं आए तो बराबर ही में नहीं है, एक 80%, एक 20%, बाई वोट, बाई लक, बाई वर्क, बाई एवरीथिंग आप अगर देखेंगे योगी जी से कहीं मुकाबला नहीं हो सकता है ये दोनों पार्टी की आज की स्थिति में। तो जहां अभी ये कह रहे थे कृषि की बात बार बार कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कृषि बिल वापस नहीं होगा, जो मर्जी कर लेना, तुम भी शामिल हो जाओ हड़ताल में, सब है तो जाओ, क्योंकि असली किसान मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गरीब किसान है 80%, 10% जो किसान तमाशा कर रहा है वो किसान इनके साथ नहीं है, ना बुंदेलखंड किसान आता, ना इलाहाबाद से किसान आता, ना गोरखपुर से किसान आता, एक मेरठ का और अकाली मिलके, और अकालियों ने जिस तरह गुंडागर्दी करी है इन लोगों ने मिलके, कभी टावर तोड़ देना, कभी पुलिस वाले को ट्रैक्टर से चलने की कोशिश करना, कभी बैरियर्स तोड़ देना, कभी लाल किले का झंडा उतार देना, ये सब हरकतें कोई पसंद करता है? इन्हें ये किसान कह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये किसान है, किसान रेप करता है। अब बताइए, किसान कत्ल करता है, कत्ल कर दिया, एक मर्डर भी हुआ उसी के अंदर, इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल फिर छेड़ो आप। किसान जब यहाँ है ही नहीं, थोड़ा बहुत किसान आप, क्योंकि हम तो खुल के हर एक से बात। विजय जी, आपकी बात आ गई यहाँ पर, आपकी बात पर ही यहाँ पर विनय जी कुछ बोलना चाहते थे। विनय जी, एक बात इसमें ये भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा होते हैं, लेकिन ये भी अभी पक्का नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे, लेकिन विजय जी का तो साफ तौर पर कहना है कि आपका चेहरा अखिलेश यादव है और ये उनको नेता मानने को ही तैयार नहीं। इनका तो कहना है कि अखिलेश यादव को तो बहुत पहले ही जनता नकार चुकी है। आलोक जी, विजय जी की बात पर थोड़ी सी हमें हंसी आ रही थी कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बहुत सारी बातें रखी है ना, हमने नहीं कहा कि योगी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। आपके जितने विधायक हैं वही योगी जी को अगला चेहरा मानने को तैयार नहीं है। 200 विधायक इतिहास में पहली बार जिस मुख्यमंत्री के अपने मुख्यमंत्री के ही खिलाफ धरने पे बैठ गए हो, जिसका उप मुख्यमंत्री यह कहने को तैयार नहीं है कि हम अगला चुनाव अपने माननीय प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके मंत्रीगण ये कहने को तैयार नहीं है कि हम इन्हीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ेंगे, तो बताइए दूसरे को कहने की क्या आवश्यकता है? इनके पार्टी के अंदर के लोग खुद कहने को तैयार है, कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो समाज के अंदर जो प्रचार प्रसार, जिस तरीके का इनका प्रचार है, जिस तरीके का मुख्यमंत्री काल में इनके कार्यों को जनता जान रही है, ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। अभी आपने कहा ना कोरोना काल में कौन क्या काम किया, खेरा जी हमने भी देखा था, आपके मंत्रियों ने फोटो डाले थे घर में बीबी के साथ पकौड़ी बनाते हुए। कोई कह रहा है कि ऐसे पकौड़ी बनाओ, घर से बाहर मत निकलो। लोगों ने फोटो डाली कि ऐसे ऐसे रोटी बनाओ। उस समय आवश्यकता थी मंत्रियों के बाहर निकलने के लिए, जो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए जनता की मदद करने के लिए बाहर आए, लेकिन आपके मंत्री बाहर नहीं आए थे। उन्होंने फोटो डाल करके जनता को चिढ़ाने का काम किया था कि हम अपने घर के अंदर पकौड़ी तल खा रहे हैं और तुम कैसे जी रहे हो, तुम अपनी जानो। इस तरह के फोटो आए थे, सर में नहीं आती है इस तरह की बातें करने पे, जहाँ पे जनता भूखों नहीं, लेकिन ये सारी बातें तो आप पहले बता चुके हैं ना जनता को। क्या अब आप जो बातें पिछले 4 साल से आप लगातार बोलते हैं जनता को, उन्हीं बातों को लेकर आप जाएंगे चुनाव के मैदान में? बिल्कुल, आपने जो कर्म किया है और जो हमने कर्म किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदा जन्मांतर फले दुर्भूमाते संभोक्त कर्मणि, हम अपने कर्म के आधार पर जाएंगे। हमने जो काम किया है जनता ने नकारा नहीं है। आपके छलावा, आपके बहकावे में आकर के जनता कुछ समय के लिए आज वह समझ गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छला है हमें, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से चला है, किस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त है उत्तर प्रदेश के अंदर। चाहे पशुपालन घोटाला ले लीजिए, चाहे बिजली विभाग के अंदर उनके कर्मचारियों के फंड का घोटाला ले लीजिए, घोटाले ही है। घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लबा। विजय जी को बहुत अच्छा लगा ये आपका आरोप, जाने क्यों विजय जी?
आप बताइए, ये अगर भ्रष्टाचार बोलेंगे योगी तो कोई मानेगा उनकी बात? कोई मानेगा? पूरे के पूरे 30 करोड़ लोग हंस रहे होंगे आज, इनकी बात मानेगा कोई योगी को? हाँ, अगर आप चोटी चोर की बात करते हैं तो बात अलग थी। अगर आप चर्चा को मानने की नहीं आती है, इस तरह की बातें करते हुए अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए, भाषा पे नियंत्रण रखिए। हमने भी किसी का नाम लिया, अगर मुख्यमंत्री है हमने भी उसे इज्जत से कम से कम अपनी संस्कृति भाषा पे नियंत्रण रखिए। शर्म नहीं आती आप लोग? अखिलेश यादव जी के बारे में तमीज से बात करिएगा। कल का आपने भाषा पर नियंत्रण रखिए। तमीज नहीं है, तमीज नहीं है। पूरे पार्टी में किसी के पास तमीज नहीं है बात करने की। आपके पास भी तमीज नहीं है बात करने की। विजय जी, व्यक्तिगत मत होइए विजय जी, विजय जी व्यक्तिगत मत होइए, विजय जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। विजय जी सुनिए तो, एक सेकंड, ठीक है विनय जी, इस तरह की भाषा का विजय जी व्यक्तिगत मत होइए। अगर कोई तर्कहीन बात, अगर कोई तर्कपूर्ण बात हो या तर्कहीन बात हो, लेकिन दोनों में कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे? मर्यादा क्या रखेंगे? इन्होंने जनता के साथ तो मर्यादा रखा ही नहीं है। आज जनता को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। इन्होंने युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है। ये क्या बात करेंगे? किसानों के साथ मर्यादा, ये पूरे उत्तर प्रदेश के साथ मर्यादा विहीन हो चुके हैं। ठीक है, चंद्रमोहन जी कुछ बीच में कहना चाहते थे। चंद्रमोहन जी, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ विनय जी। चंद्रमोहन जी, फरेब और धोखा, यही है भाजपा का लेखा और जोखा। झूठ किस बात से? कि झूठ अभी मेरे मित्र बातों के अंदर कह रहे थे कि जो किसान है वो 10% किसान नहीं है, और कह रहे किसान कोई रेपिस्ट हो सकता है। तो देश के सूबे के किसान सुन ले भाजपा नेता प्रवक्ता की बात। झूठ, फरेब और धोखा, ये वो पार्टी है जिन्होंने आपके साथ धोखा करा। ये वो पार्टी है जो झूठ बोलती है, जो किसान का नाम भी लेती है और किसान को प्रताड़ित भी करती है, प्रताड़ित भी करती है, लाठीचार्ज भी करती है, आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है और कील की तारें भी काटती है, और आपकी फसलों को लेती भी नहीं है। समझिए, अब नीति और नीति प्रकाशता की हद होती है। ये सत्ता जो आपको मिली है वो आपकी नहीं है, ये जनता की है। जनता ने आपको दी है, और उसी जनता ने कई साल तक आपको गिनती के आश्रय पे रखा था, और उस आश्रय को भी 2 सीट हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आपको दी थी, ऐसे करके कि विपक्ष होना चाहिए और आवाज बनना चाहिए। तो उस मर्यादा को भी याद रखिए। वो भी जनता का जनमत था, उसी जनमत के लिए आपने 2014 में आवाज उठाई थी, उसी जनमत को देश की जनता ने सिरमौर करके आपको सत्ता दी थी। सत्ता आपकी नहीं है, ये सत्ता जनता की है। और अहंकार के कारण वो टूटता है, झूठ के कारण टूटता है, फरेब के कारण टूटता है, धोखे के कारण टूटता है। धोखा किस बात का? धोखा उस ठोक दो नीति का, जिस ठोक दो नीति तो हुई, लेकिन कानपुर का गुंडा मध्य प्रदेश में जाकर विकास हुआ, और ठोक दो की नीति विकास के नाम से तो हुई, गड्ढे कानपुर के थे और काम गाजियाबाद में हो रहा था। और शिक्षा की नीति ये थी कि 59,000 शिक्षक भर्ती होने थे, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी, और आपने उसके अंदर 22,000 भर्ती नहीं करी। पुलिस भर्ती के अंदर थी घोटाला, उसको आपने नहीं करा। और जब वैकेंसी निकली नगर निगमों की उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर सफाई कर्मचारी की, तो लाखों के तादाद के अंदर मेरे देश के बीएड युवक आके खड़े हो गए। आपने मात्र किसको नौकरी दी? गिने चुने लोगों को। तो धोखा फरोख तो आपकी नीति के अंदर है। तो बीजेपी और आरएसएस अगर हम जोड़ दे तो बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, सब समझते हैं इन बातों को। राष्ट्र और राष्ट्र की नीति, हम राजनीति की बात करते हैं, आप भ्रष्ट की बात करते हो। हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आप अभक्त की बात करते हो। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हो। लेकिन आपकी बात मानी आज लोग मान रहे हैं, लेकिन इसका असर ये नहीं है कि कल भी मानेंगे, क्योंकि जिन चीजों को आपने वादा करा था विजय जी, वो आपने धरातल में पूरी नहीं करी। अगर पूरी करी होती तो आपके उप मुख्यमंत्री, आपके बड़े बड़े मंत्री सूबे के, इस देश की सूबे के मुख्यमंत्री के लिए प्रशंसित नहीं करते, एक साधुवादी कर देते कि 4 साल 2 महीने हो गए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करा। लेकिन आपके किसी बड़े नेता ने उत्तर प्रदेश में आपके योगी आदित्यनाथ की तारीफ नहीं करी। तो ये सच्चाई कौन बोलता है? ये जनता समझती है।
और रही बात कांग्रेस की, आप कह रहे थे तो कांग्रेस की बता दें, कांग्रेस के 5 विधायक उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड आवाज के साथ आपके ऊपर भारी है। भले ही किसी पार्टी के सपा के 45 रहे हो, अगर सपा कहती है कि सत्ता में सपा आएगी, लेकिन वो भी हाजिर नहीं थी। 5 विधायक की बुलंद आवाज निरंतर 4.5 सालों के अंदर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व के अंदर, प्रियंका गांधी के नेतृत्व के अंदर जनमानस तक पहुंचाई, आपकी नीतियों को उजागर करते हुए। आप घबराइए मत, सत्ता परिवर्तन भी होगा, कुर्सी परिवर्तन भी होगा और नीति भी बदलेगी, राजनीति भी बदलेगी। वक्त आने दीजिए, इंतजार करिए उस बटन का जिसको आपने कहा था कि बटन इतनी जोर से दबाना कि आवाज दिल्ली तक आए। वो अल्फाज फिर गूंजे, लेकिन वो गूंजेंगे दिल्ली के गलियारों में और यूपी के सत्ता के गलियारों में जनता के द्वारा। तो संभल जाइए, अहंकार की सीमा को कम करिए। ठीक है, संजीव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, जिस तरह से आपने सुना होगा कि पहले बीजेपी का बिल्कुल खुला प्रहार होता था और वो सभी पार्टियों का नाम लेती थी, वो सपा का भी नाम लेती थी बीजेपी, कांग्रेस का भी और बसपा का भी। लेकिन आज आपने गौर किया होगा कि विजय जी ने ये बार बार कहा कि दोनों पार्टियां यानी कि सपा और कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएंगी, लेकिन हो सकता है मायावती जी वापसी जरूर कर पाएं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है क्या कि मायावती जी और कहीं ना कहीं बीजेपी आपस में अंदर खाने ही सही ये मान के बैठे हैं कि अगर कुछ भी होगा सियासी समीकरणों में हम एक दूसरे को सहयोग देंगे? कुछ ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? ये स्वीकार नहीं कर रहे हो, लेकिन आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। और सपोर्ट करने के कई तरीके होते हैं। आप कहीं पे लड़ाई जबरदस्त तरीके से नहीं लड़ते हैं, कहीं पे सरेंडर कर जाते हैं, कहीं, और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी आप जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किस तरह से बहन मायावती जी फंसी हुई है उनके कॉकस में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी से या वहां की सरकारों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके जवाब ढूंढे जाएंगे इस इलेक्शन में। ये बात पूछी जाएगी। यदि वो कह रहे हैं कि सारी बातें यदि ठीक ठाक हैं तो फिर AK शर्मा की इनकी कैसे होती है? उनसे पूछे जाएंगे कि यदि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और यहाँ के उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में यदि सब कुछ सामान्य है तो फिर योगी जी तलब क्यों किए जाते हैं दिल्ली में? उनसे ये भी पूछे जाएंगे कि यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आखिर प्रशासन के मुखबिरी से, एक प्रशासनिक कर्मचारी के मुखबिरी से प्रशासनिक अधिकारी तक एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों की मौत हो जाती है। और ये कौन सा तरीका होता है जिस तरह से जो ठोको नीति की बात होती है? निश्चित रूप से ये लोक लुभावन हो सकता है कि हमने क्रिमिनल को मार दिया या खत्म कर दिया, लेकिन जब एक क्रिमिनल को आप इनकाउंटर में मारते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो दब जाते हैं कि उसको प्रश्न कौन दे रहा था, आपके प्रशासन में ऐसे कौन लोग थे जो उस लोगों को बढ़ाने का काम किया। तो बहुत तरह की चीजें हमने ये भी देखा है। भले वो ये मानने को तैयार नहीं हो कि किसानों के इस आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से वो दिल पे जब हाथ रखते होंगे तो उनको पंजाब का चुनाव भी दिखाई देता होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव भी दिखाई देता होगा, और जब टिकैत की जाते हैं वेस्ट बंगाल में तो किस तरह से वहां धाराशायी होते हैं वो भी उनको दिखाई देता होगा। तो वो कहने के लिए कहे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस किसानों के बारे में वो 10% की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसी से केंद्र की सरकार 10 बार से ज्यादा वार्ता कर चुकी होती है और आज भी वार्ता करने के लिए तत्पर होती है। तो इस भरपाई को, इस कमी की भरपाई करने के लिए वो तमाम तरह के उपक्रम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जातीय समीकरण के आधार पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चलती है, किस तरह से वो पिछड़े हुए अपने आप को देख रहे थे, जिसको सुधारने के लिए या बैलेंस करके कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता को केवल जातीय संतुलन को साधने के लिए वो अपने पाले में लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके पेशानी पे जो बल पड़ना चाहिए था वो पड़ा हुआ है और उनके कमियों की वजह से पड़ा हुआ है। चिंता की लकीरें जो है वो बहुत गहराती जा रही है। वो चाह रहे हैं, उनके केंद्रीय नेतृत्व और चाहे उत्तर प्रदेश के नेतृत्व, वो चाह रहे हैं कि इन सारी चीजों को जहां जहां उनके लूप होल्स रहे हैं, जो कमियां रही हैं उसको दुरुस्त करने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पिछले 4.5 सालों में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने भी अपने तरीके से हर एक कमियों पर घेरने का प्रयास किया है योगी जी को। और योगी जी निश्चित तौर पे एक दबंगई तो उन्होंने सीखा ही है केंद्रीय नेतृत्व से कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी आप बात कहते हैं उस पर आप कुत्ते के जैसे बड़े मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। हमने ये भी देखा है कि एक दलित महिला के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, कैसे आधी रात में उस पर केरोसिन तेल डाल करके उसको फूंक दिया जाता है और जला दिया जाता है। फिर जिस तरह से प्रशासन के द्वारा उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है, बाकी सारी बातें उलट जाती है बाद में।
तो इस तरह की तमाम तरह की चीजें हैं जिस गंगा माँ के बारे में हम लोग लगातार कहते चले आए कि ये पवित्र गंगा माँ ने देश के प्रधानमंत्री को बुलाया था, उसमें जिस तरह से चित्राती हुई लाशें हमने देखी थी, उनके तट पे हवाओं के झोंकों से जिस तरह से बालू के रेत के नीचे से लाशों को निकलते हुए हमने देखा, ये सारे सवाल हैं, ये पूछे जाएंगे आपको और उस सवालों का जवाब आप कैसे देते हैं। कोरोना काल में हमने ये भी देखा है, नोएडा में हम खुद रिपोर्टिंग करने वाले लोगों में से हैं कि नोएडा में जितनी लाशें दाह संस्कार हो रही है वो रिकॉर्ड और जो सरकारी आंकड़ों में फाइलों में दर्ज है वो रिकॉर्ड जमीन आसमान का अंतर है। दिन भर में 35, 33, 40 लाशें वहां पे दाह संस्कार दिखाई दे रही है और यहाँ पे 5-7 रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो कालाबाजारी की गई है सब कुछ बेहतर दिखाने के लिए निश्चित तौर पे ये उनके लिए परेशानी का कारण बनेगा और बना हुआ है, तभी ये सारी चीजें उलटफेर करने की कोशिश की जा रही है। अभी विपक्ष कैसे, क्योंकि विपक्ष के पास भी निश्चित तौर पे लोगों के बीच में जाने के लिए एक अपना रोड मैप होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हम इन सब चीजों पे कैसे मजबूत होंगे, कैसे काम करेंगे। निश्चित तौर पर विपक्ष घेरने का प्रयास करें। और रही बात बहन मायावती जी को कि तो आप निश्चित रूप से ये पहले से ही ये सर्वविदित था कि वो कुछ फाइट करते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें, हाँ पिछला अनुभव उन लोगों के लिए बेहतर नहीं रहा है निश्चित तौर पे, लेकिन जिस तरह से इन दोनों पार्टियों ने आगे चल करके और योगी जी को घेरने का प्रयास किया है और हर एक मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पे एक चुनौती के रूप में आप देखेंगे अगले इलेक्शन में। बिल्कुल। तो यहाँ पर विजय जी, इन्होंने एक बहुत जरूरी एक प्रश्न खड़ा किया कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को आप भले ही कमतर आंकें या आप बोलें कि कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पैदा कर पाएंगे, लेकिन फर्क तो देखिए पैदा होगा ही। कोरोना महामारी के दौरान में जिस तरह का मैनेजमेंट हुआ, क्योंकि जो विपक्ष है वो आपको इसमें घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है, वो जनता को समझा रहे हैं कि देखिए ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे बेड की मारामारी हो, अस्पतालों में जिस तरह से मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया, इन सब की जिम्मेदार योगी सरकार है। क्या आप इसके लिए आंकड़ों के साथ जनता के बीच में जा पाएंगे, जनता को आप समझा पाएंगे कि नहीं जो भी मिसमैनेजमेंट की बात की जा रही है वो ठीक नहीं, हमने तो कोरोना पर काबू पाया है? मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे पूरा बताने में। इससे पहले एक बात आवश्यक हो गई, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने ये बोल दिया कि वो राष्ट्रभक्त है, इसलिए कुल मिला के मैं एक आधी बात बता देना चाहता हूँ, एक सेकंड में वही काफी होगी। जब 370 लगी तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने लोकसभा में अफजल सिंह चौधरी ने ये बोला था कि ये मामला सिर्फ दो पक्षी है, यानी उसको इन्होंने इंटरनल मामला ना मान के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच दो पक्षी कह गए, यानी पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में शामिल कर दिया था रंजन ने। ये है इनकी राष्ट्रभक्ति, यूएनओ में हिंदुस्तान को नीचा यही काफी। अभी वैसे तो बहुत सारी चीजें भूल जाइए। अब सवाल ये अभी जो कह रहे हैं कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में उत्तर प्रदेश की प्रशंसा WHO ने की है। कोरोना में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई, कोरोना में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड, महाराष्ट्र जैसी अगर पॉपुलेशन वाइज करोगे तो 60% और 20% है, हम 60% वर्ग उनका 20% है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान की किसी स्टेट का अगर जनसंख्या वाइज आप तुलना करोगे तो उत्तर प्रदेश सबसे अच्छी स्थिति में, सबसे बेहतर स्थिति में रहा है स्वास्थ्य के मामले में कोरोना के समय में। यानी हर चीज में हम आगे रहे। हम लोगों ने डिजिटल गाँव तक पहुंचा दिया, में गाँव तक वैक्सीन की व्यवस्थाएं कर दी, 3T फार्मूला भारी सफल हुआ है। इसके बावजूद लोग ये भी समझते हैं पहली महामारी और संसाधनों को पिछले 20-50 साल में कहीं बनाया नहीं गया, और इस तरह से वो वेव जो दूसरी आई है उसमें कठिनाइयां उठाई। हम मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानते हैं। और उस समय अगर वैक्सीन लग गई होती और वैक्सीन की इस्ताफा और कांग्रेस ने बुराई न की होती और वैक्सीन लगाने वाले आगे आए नहीं, हमको विदेश को वैक्सीन देनी पड़ी, नहीं तो पड़ी रहती है 5 वैक्सीन। ये हालात इन लोगों ने कर दी थी। क्या लोग समझते नहीं है, ये नहीं समझते कि कठिनाई कैसी थी। और पूरे विश्व में अमेरिका से हम बहुत आगे रहे, हर चीज में आगे रहे, हम काबू करने में आगे रहे, वैक्सीन लगाने में आगे। अमेरिका जैसे देश से सब संपन्न है, पैसा है, साइंस सब कुछ होते हुए उनके पास, फिर भी हिंदुस्तान में और वो खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो काम कोरोना में किया है वो जनता समझती। और जिस तरह हमने पलायन वालों को जब आ रहे थे दूसरे प्रदेशों से लोग, गाँव में जाके हमने उनकी व्यवस्थाएं करी, उनको रोका, 10 दिन की क्वारंटीन की व्यवस्था की, राशन की व्यवस्था की। और आज भी हमने दिवाली तक हमने फ्री राशन देना है पूरे हिंदुस्तान को, ये मोदी जी ने घोषणा की। इससे ज्यादा और संवेदनशील, इससे ज्यादा और सुख बांटने वाली कोई सरकार कभी आज तक बनी है। लोग ये सब समझते हैं, ये जो परगलाने अगर कुछ भी करें और हकीकत सामने आएगी और आप उसको देखेंगे, चुनाव के वक्त सब समझ में आ जाएगा। आज ये बार बार जो कृषि करे, किसान हमारे साथ है और गरीब जनता हमारे साथ।
ठीक है चंद्रमोहन जी, चिंता नहीं, आप जितना बहुत कुछ आलोक भाई, विजय भाई ने बहुत बढ़िया बात की। इतनी संवेदनशील सरकार कभी बनी है? बिल्कुल नहीं बनी है। 30 रुपए का पेट्रोल का सपना दिखाते 100 पे पहुंचा गई, 10 रुपए का डीजल दिखाते दिखाते 100 के पास, और अब दूध के रेट को भी 100 के पास। इतनी संवेदनशील सरकार नहीं बनी जो सरकार की 50% इनकम बढ़ाने की जगह पर उसको सड़कों पे खड़ा कर दिया और ये कह दिया ये किसान नहीं है। इतनी राष्ट्रभक्ति वाली सरकार भी नहीं बनी जब नागपुर के अंदर आरएसएस के ऑफिस के अंदर 2 लड़कों ने झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा, तो उसके ऊपर केस कर दिया था। राष्ट्रभक्ति की भी इतनी संवेदनशीलता कभी नहीं हुई 70 सालों में। कब हुई? 2014 के बाद हुई, जब सत्ता परिवर्तन हुआ। भाजपा तो पहले भी थी और विजय जी, लेकिन तब भाजपा थी। आज भाजपा नहीं है, वो भाग आज आता है, भाज आता है। तो वो भाजपा में फर्क है। उस भाजपा की राष्ट्रभक्ति के अंदर प्रशंसित करने से पहले लोग लाल कृष्ण आडवाणी को देखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को देखते थे, वो राष्ट्रभक्ति थी। उसके अंदर हिंदुस्तान के नेताओं की राष्ट्रभक्ति थी। आज की भाजपा के अंदर जो भाजपा में है वो राष्ट्रभक्ति है, और जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो आपकी नजर में राष्ट्रभक्त नहीं है। अगर उसका प्रमाण अगर आप देते हो तो मुझे उस वाक्य का जवाब दो जब नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर के अंदर 2 लड़कों ने तिरंगा झंडा फहराया था, तो आरएसएस क्यों गई थी कोर्ट पे जाने के लिए कि तिरंगा झंडा क्यों फहराया? तो आपने उस तरह राष्ट्रभक्ति का प्रमाण क्यों नहीं दिया मेरे देश के वासियों को? तो राष्ट्रभक्ति का प्रश्न आप छोड़ो, आप मुद्दे पे आते हैं। अब दूसरा मुद्दा आप दे दीजिए, हिंदुत्व की पहचान पे आ जाते हैं हम। मेरे सूबे का मुख्यमंत्री भगवाधारी है, हिंदुत्ववादी है, तो उसकी प्रशंसा के अंदर आपका उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकलता? उसकी प्रशंसा के अंदर आपके सूबे का, आपके प्रदेश का जो और मंत्री हैं वो क्यों नहीं कहते कि उन्होंने 4 साल 6 महीने के तरह कार्य करा? क्या ऐसी नीति है जो नीति आज आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर घर के अंदर चिंगारी की आग की तरह चल रही है? ऐसी कौन सी नीति है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मामा को मामला फिर कहीं और जा रहा है, चैलेंज कर देते हैं? चंद्रमोहन जी, मामला जाने नहीं दूंगा, हाँ। लेकिन आप खोलूंगा, आऊंगा उत्तर प्रदेश से वापस। तो लेकिन बेसिकली तो हाँ, आ रहा हूँ विजय जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, छोटी टिप्पणी अब हम लेंगे, समय हमारे पास थोड़ा सा। हाँ, 2014 में जब आप सत्ता परिवर्तन पे थे तो आपके पास कमियों का भंडार था, कमियां नहीं थी। ठीक, लेकिन आपके पास कितने छोटे ट्रम में, हमारे पास कितनी तुम्हारी कमियां हैं कि अगर हम बोलने लग जाएं तो विजय आलोक जी कहेंगे डिबेट खत्म हो गई। बिल्कुल, इसलिए थोड़ी आवाज नीचे रखा करो और हाथ जोड़ के जनता से माफी मांगा करो। विजय जी छोटी टिप्पणी कीजिएगा। विजय जी छोटी टिप्पणी, विजय जी छोटी टिप्पणी। मुझे इनकी बात का ही जवाब देना है। हाँ, छोटा जवाब दीजिए। हम छोटे क्या, खाली इन्होंने जो बात कही इसी पे बोलूंगा मैं। एक बात मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, इंदिरा गांधी जी ने खुद कहा था कि हर शरणार्थी को वापस जाना पड़ेगा, मैं समय सीमा नहीं बता सकती। राजीव गांधी ने खुद अच्छे किए थे, आसाम में जाके समझौते के ऊपर इनको वापस जाना पड़ेगा। और आज इस सीए का बिल का विरोध कर रहे हैं। क्या है, क्या ये एक ही बिल का ये लोकसभा में समर्थन करते हैं? ठीक है, तो इन बातों को आप जरूर जनता के सामने रखिएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों पार्टियों के बीच में लगातार है। विनय जी आप कुछ कहना चाहते थे, बिल्कुल छोटी टिप्पणी आप भी। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है, उसके पार्टी के अंदर के लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वीकार्य मुख्यमंत्री नहीं है। कोई भी चाबुक से किसी को आप बांध करके एक छत के नीचे नहीं रह सकते। आज संघ के चाबुक चला तो चाहे केशव जी स्वीकार कर ले, चाहे मौर्य जी स्वीकार कर ले, चाहे कोई भी स्वीकार कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनमानस के अंदर स्वीकार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं है। समय हमारे पास थोड़ा कम है, बिल्कुल ठीक है, समय हमारे पास थोड़ा बिल्कुल कम हो चुका है। यहाँ पर आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने तर्कपूर्ण अपनी बातें रखी, आपने यहाँ पर विश्लेषण किया, अपनी अपनी पार्टी की तैयारियों के बारे में विस्तार से प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को यहाँ पर बताया है। तो निश्चित रूप से बीजेपी की तैयारी यही है कि आरोप कुछ भी लगाया जाए, हमने जो काम किया है उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। किसी भी ऐसे विधायक को हम टिकट नहीं देंगे जिसका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं आएगा। वहीं सपा का बिल्कुल साफ तौर पर दावा है, अखिलेश यादव चेहरा है, उन पर जनता को भरोसा है और उन्हीं पर ही हम दांव खेलने जा रहे हैं और जीत हमारी होनी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार तैयारी कर रही हैं, राजधानी में कैंपिंग करनी अब शुरू की जाएगी और उसके बाद जनता कांग्रेस पर भरोसा कर रही है। जनता जानती है कि कांग्रेस ही उनकी समस्याओं को हल कर सकती है। देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता भरोसा किस पर करती है। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ, आपको पल पल उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपडेट प्राइम न्यूज में ही मिलने वाला है। नमस्कार।